हाय, मेरा नाम है रितिका। कैरियर ई प्लस ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उससे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था उससे ही हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहाँ पर देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्या देखा, हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए हुए रूल्स थे वो कैसे कैसे इम्प्लीमेंट हुए वो सब हम देख चुके हैं। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं 1861 का एक्ट। तो ये जो एक्ट हैं सारे ही एक्ट का प्रभाव हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे प्यारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ है इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो इसको ही हम समझने वाले हैं। ओके, तो आप किसी भी एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक यूज़फुल वीडियो है। इसके आप नोट्स खुद से भी बना सकते हैं और बाकी आप धीरे धीरे करके आपको समझ में आता जाएगा कि क्या एक्ट के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और हमारे सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे इन एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा है ये आपको समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, रूल इन इंडिया, सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसने हमारे देश पे पहले रूल किया है। मैंने आपको ये सारे रूल्स समझा दिए हैं। 1773 से लेकर 1858 तक का सारे ही रूल्स हमने देख चुके हैं। इसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट देख लिए, अमेंडमेंट एक्ट देख लिए, पिट्स इंडिया एक्ट देखा, फिर ये जो चार्टर एक्ट सारे आए हैं तो मैंने वो आपको समझाए हैं। इसमें अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन है, मतलब वो ही अपने एक्ट बना के भेज रहे हैं और उसके हिसाब से ही हमारे भारत में शासन हो रहा है। इसके बाद यदि हम क्राउन रूल की बात करें, अभी हम किस में चल रहे हैं, तो अभी हम चल रहे हैं क्राउन रूल में, मतलब ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाकर भेजे जाने वाले जो रूल्स हैं उसको हम देख रहे हैं और इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ही इफेक्ट पड़ा है। तो 1858 का एक्ट मैंने आपको बताया है और नहीं आपने देखा है तो इसको सबसे पहले इसको जाके समझें। इसके पहले मैंने आपको 1857 का रिवॉल्ट भी बताया था, उसके बाद ही ये सारे एक्ट आए हैं। ये एक्ट कब तक आए हैं? 1947, जब तक हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है जब तक ये सारे ही एक्ट आए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा हमने 1858 का, फिर इसके बाद लगातार 3 एक्ट आए हैं। तो ये 3 एक्ट क्यों आए हैं इसका रीज़न हम आगे चलते हुए देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 3 एक्ट आए थे इस समय, लगातार 3 एक्ट भेजे गए हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो सबसे पहला एक्ट है इसमें 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट। तो ये तीनों ही एक्ट धीरे धीरे समय के साथ भेजे गए हैं। ओके, तो अभी ये देखो, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। किसी भी चीज़ को आने से पहले या बनने से पहले उसका बैकग्राउंड होता है, तो वो हम पहले रिलेट करते हुए, कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसका बैकग्राउंड क्या था। तो 1853 का जो आपने एक्ट देखा था तो आपको समझ में आने लगा था धीरे धीरे करके कि जो अंग्रेज हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरीके से आधिपत्य अधिकार अपने अंडर में करना चाह रहे हैं अब धीरे धीरे करके, है ना। मतलब अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ही एक्ट बनाकर भारत में भेज रही है और उनके ही अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करवाने का यहाँ पर काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1857 का रिवॉल्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे किसान हैं, उद्योगपति हैं, तो ये सारे यहाँ जाके विद्रोह कर देते हैं। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, या फिर कह लो अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये लोग सारे परेशान हैं, सैनिक परेशान हैं, आम जनता परेशान है, टैक्स का इन पे लोड बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये आके रिवॉल्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1858 का एक्ट आता है। अभी इस विद्रोह को पूरे तरीके से लॉर्ड कैनिंग जब रहते हैं तो उसको ये दबा देते हैं। तो ये जब खत्म हो जाता है पूरी तरीके से तो 1858 का जो एक्ट आता है वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि हम उसमें बहुत सारी चेंजेस किए हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में देख लिए हैं। ओके, इसके बाद अभी हम देखने वाले हैं 1861 का एक्ट। तो 1861 का जब एक्ट आए तो ये लगातार इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 3 भेजे हैं, 1861 का, 1892 का
और 1909 का। 3 एक्ट यहाँ पे भेजे हैं। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बाय बाय कर दिया है। अब किसका शासन हो रहा है? तो ब्रिटिश प्रशासन जो है ब्रिटेन से ही यहाँ पर एक्ट बना बनाकर भेज रहा है और अब अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया है, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो पूरे तरीके से अब भारत से जा चुकी है। ओके, अभी देखो 1857 का इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया है, तो ये एक्ट बनाने का इनका रीज़न देखते हैं हम कि ये एक्ट जो है वो क्यों आ रहे हैं। तो अब ब्रिटिश जो हैं वो भारतीयों से अब कह रहे हैं हम आपके सहयोग के साथ ही काम करेंगे। मतलब हमारा काम जब अच्छे से हो सकता है जब भारतीय भी हर तरीके से इसमें इंक्लूड हों। अब ये कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे करके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से बनाई हुई पार्लियामेंट थी, जैसे जैसे उनके रूल्स थे, उसको चेंजेस लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर में ये चेंज लाने के लिए अब बहुत सारे एक्ट ला रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैकग्राउंड पे। तो हमने क्या क्या देख लिया है अभी तक? मैंने आपको पहले बताया था 1813 का जो एक्ट देखा था हमने, 1839 का देखा था, 1853 का, 1858 का। तो उसमें क्या हो रहा था? अभी तक हमने देखा था कि जो कमर्शियल पावर थे उसको कौन देख रहा था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहे थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कमर्शियल चीज़ों को देख रहे थे, मतलब व्यापार से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको कौन देख रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहे थे। और पॉलिटिकल चीज़ों की बात करें तो पॉलिटिकल कौन देख रहा था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो दोनों ही ये कंट्रोल करने का काम कर रहे थे। मतलब यहाँ पे समझ में आया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल दोनों ही डिफरेंट हैं, है ना। तो ये अलग अलग लोग इसको देख रहे हैं, अलग अलग कमेटियां हैं तो ये इसको देख रही हैं। पर 1858 का जो एक्ट आया है उसमें इन्होंने क्या किया है? तो उसमें इन्होंने किया है कि गवर्नर जनरल जो है उसकी पोस्ट यहाँ पर इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दी है। मतलब अब कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा। तो कौन होगा? तो यहाँ पर इन्होंने नई पोस्ट बनाई है, उसका नाम है वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। वो कौन है? सबसे पहले वॉइसरॉय बने हैं हमारे लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, रिकॉल करते चलो थोड़ा। फिर हमने क्या देखा था कि वॉइसरॉय जो होंगे वो कहाँ बैठ के काम करेंगे? तो वो तो इंडिया में बैठ के काम कर रहे हैं। इंडिया में जो ब्रिटेन से बन के एक्ट जो आ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का ये काम कर रहे हैं। अब यदि हम बात करें कि ब्रिटेन में कौन देख रहा है भारत का शासन, तो ब्रिटेन की व्यवस्था सारी ही भारत के राज्य सचिव के नाम से एक पोस्ट बनाई गई है। उस पे कौन है? तो ये लॉर्ड स्टैनले हैं। लॉर्ड स्टैनले जो हैं वो इसको देख रहे हैं कि जो एक्ट जो हैं वो कैसे कैसे बन के भारत में जा रहे हैं और ये इनके एजेंट का काम कर रहे हैं। मतलब लॉर्ड स्टैनले के एजेंट का काम कौन कर रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इन्होंने एक्ट बना के भेजा पार्लियामेंट से, ओके। तो यहाँ पर इंडिया में जो इम्प्लीमेंट करवाने का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? लॉर्ड कैनिंग कर रहे हैं, ओके। तो ये वॉइसरॉय हो गए, ये हो गए भारत सचिव। ये हमने 1858 के एक्ट में समझ चुके हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या चेंज हुआ है? तो इसमें बहुत सारे चेंज हुए हैं, चेंज नहीं चेंजेस हुए हैं। देखो 1868 का जब भारत परिषद अधिनियम आया तो उन्होंने सबसे बड़ी व्यवस्था ये चालू करी कि ये जो लॉर्ड कैनिंग है, ये वॉइसरॉय जब है ना उस टाइम के, तो इनको पावर दी गई ऑर्डिनेंस बनाने की, मतलब एक अध्यादेश जारी करने की इनको पावर दी गई। जैसे देखो कि कोई इमरजेंसी है, अब कोई भी ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे ये परमिशन इनको नहीं लेना पड़ेगा। कोई भी रूल, कोई भी लॉ ये टेम्परेरी रूप से बना सकते हैं। अभी भी हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट टेम्परेरी रूप से रूल बना लेते हैं 6 मंथ के लिए, है ना। तो ये पावर जो है वो पहले भी था। यही चीज़ें मैंने आपको बताई ना, वही चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आके इम्प्लीमेंट हुई है। पहले की जो चीज़ें चली आ रही थी। इसके बाद क्या हुआ है? सबसे मेन चीज़ थी 1858 का एक्ट आपने जो देखा था। तो ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो एक टेम्परेरी बॉडी के रूप में काम करती थी। मतलब क्या करती थी वो? एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करती थी। मतलब ये एक एडवाइस देंगे और इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? तो ये वॉइसरॉय जो है उनको ये एडवाइस देने का काम करेंगे। बस इतना ही यहाँ पर ये काम था। जैसे कोई रूल बनाना है ना,
कि इस जगह का शासन ऐसे चलेगा, कोई भी इन्होंने रूल बनाया है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है यहाँ पर इनको एडवाइस देने का काम करेगी ओनली, और कोई काम नहीं करेगी ये। और ये लॉर्ड कैनिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अब यहाँ पर आकर इन्होंने ये मेजर चेंज ये किया है, 1858 तक ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर 4 ही थे, 1 2 3 4, पर यहाँ पर एक आके इन्होंने एक मेंबर को और इंक्लूड किया है और पोर्टफोलियो मतलब विभागीय सिस्टम चालू किया है। विभागीय सिस्टम को यदि हम आसान भाषा में समझें तो जैसे आप अभी देखते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री है ना, होम मिनिस्टर हैं और बहुत सारे आप मिनिस्टर देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर देखते हैं, तो ये सिस्टम पहले से ही चला आ रहा था। मैंने आपको कहा ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है उसका जो आप संरचना समझ लें तो वो पहले से ही बनी हुई थी, उसको ही हमने आगे बढ़ाया है। तो 1861 में ही पोर्टफोलियो सिस्टम का इन्होंने शुरुआत की है। कौन कौन से मिनिस्टर बनाए हैं? होम मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर, मिलिट्री मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, तो ये सारे ही पहले ही बना दिए गए हैं, एक सदस्य को और इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अभी ये 4 थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, 1861 में आके ये 5 हो गए हैं, 5 हो गए। ओके, इसके बाद यदि आप देखो 1874 में इन्होंने एक और डिपार्टमेंट बनाया है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है, आपने देखा होगा पब्लिक वर्क के नाम से। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो पहले ही बनाया गया था 1874 में। ओके, इसको यहाँ पर 1864 में 5 थे, 1874 में आके 6 हो गए हैं, एक को और इंक्लूड किया गया है, पब्लिक वर्क के नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। ओके, ऑर्डिनेंस करने का पावर दिया गया है, उसके बाद 6 मंथ के लिए ये वैलिड होगा। ओके, इसके बाद देखो अभी हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे कैसे? अब 1853 का एक्ट याद करो, उसमें क्या था? 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें हमने देखा था कि मिनी पार्लियामेंट बनके तैयार हो गई है। मिनी पार्लियामेंट यानी क्या हुआ? मिनी पार्लियामेंट में ये गवर्नर बैठे हैं, ये गवर्नर जनरल हैं। ओके, यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर सॉरी ये है लेजिस्लेटिव, ये है एग्जीक्यूटिव। मतलब लेजिस्लेटिव किसी रूल को बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेंगे। ये 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर्स हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। ये 6 मेंबर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसलर कहला रहे हैं, इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसलर। ये हमने 1853 के एक्ट में देख लिया था। फिर इसके बाद क्या आया? तो अब देखिए हम यहाँ पर, तो 1858 का जो चार्टर एक्ट है उसमें क्या किया गया है? गवर्नर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई है, लॉर्ड कैनिंग जो है वॉइस रॉय बन गए हैं, और भारत सचिव कौन है? तो लॉर्ड स्टैनले है। तो ये सब हमने देख चुके हैं। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ पर क्या चेंज किया है। तो इन्होंने यहाँ पर लेजिस्लेटिव बॉडी जो है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको यहाँ पर इन्होंने खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह नॉमिनेटेड मेंबर्स आ रहे हैं। मतलब देखो, यदि आप अभी भी की व्यवस्था को देखें तो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, तो ये भी लोगों को नॉमिनेट करते हैं ना। तो वही व्यवस्था इन्होंने 1861 के एक्ट में चालू करी थी। कौन नॉमिनेट कर रहा है? तो लॉर्ड कैनिंग जो वॉइस रॉय हैं वो नॉमिनेट कर रहे हैं कुछ मेंबर्स को। उनकी कैटेगरी कैसी है? तो ये है ऑफिशियल और अनऑफिशियल, 2 टाइप के मेंबर्स को लॉर्ड कैनिंग जो है वो नॉमिनेट करने का काम कर रहे हैं। लेजिस्लेटिव बॉडी को यहाँ पर खत्म कर दिया है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो अभी भी है। इसके बाद ये नॉमिनेट मेंबर्स कर रहे हैं किसको? कुछ ऑफिशियल मेंबर्स हैं, कुछ अनऑफिशियल हैं। तो अब बात करें हम ऑफिशियल मेंबर्स की, तो उसमें कौन कौन होगा? जो सिविल सर्विसेज से होंगे, मिलिट्री सर्विसेज से होंगे, तो वो होंगे ऑफिशियल मेंबर्स। मतलब लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो 2 लोगों को नॉमिनेट कर रहे हैं। फर्स्ट आता है ऑफिशियल, सेकंड है अनऑफिशियल। ओके, अनऑफिशियल में ये अपने हिसाब से लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं, इसमें इंडियंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये ऊपर वाली है ना, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर्स नहीं आ सकता है। पर यदि हम बात करें नॉमिनेट मेंबर्स की, तो ये अनऑफिशियल मेंबर्स जो हैं इसको नॉमिनेट करके लॉर्ड कैनिंग को यहाँ पर इन्होंने ये अधिकार दे दिया गया है कि आप अनऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करके भेज सकते हैं। ठीक,
इसके बाद इनकी वैलिडिटी कब तक होगी, मतलब ये कब तक काम करेंगे, तो इनका टेन्योर रहेगा 2 इयर्स तक का। मतलब 2 इयर्स के बाद और किसी सदस्य को नॉमिनेट करके इनको भेजना पड़ेगा, पर 2 इयर्स तक ये अपना काम कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, ये सब काम ये कर सकते हैं। पर अभी भी यहाँ पर किसी भी फाइनेंशियल मैटर पर डिस्कशन नहीं होगा। तो ये सब चीजें अभी तक हैं कि फाइनेंशियल चीजों पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, बस आप नॉमिनेट करके आ जाओगे, कुछ चीजों पे आपकी सलाह ली जाएगी और मानना नहीं मानना अभी भी लॉर्ड कैनिंग मतलब वायसरॉय पे ही डिपेंड करता है। इनकी यदि हम नंबर्स की बात करें तो इनका मिनिमम नंबर था 6 और मैक्सिमम नंबर था 12। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 2 टाइप के मेंबर्स आ रहे हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल। 2 इयर्स के लिए इनको नॉमिनेट किया जाएगा, मिनिमम होंगे 6 और मैक्सिमम होंगे 12। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तो इंडियंस नहीं जा सकते हैं ना, पर यहाँ पर ये नॉमिनेट मेंबर्स में इंडियंस जा सकते हैं। तो 3 लोगों को नॉमिनेट करके इन्होंने भेजा है, किसने, लॉर्ड कैनिंग ने। सबसे पहली बार 3 लोगों को नॉमिनेट करके भेजा है। कौन कौन है ये, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इन 3 लोगों को नॉमिनेट किया है किसने, वायसरॉय ने। तो ये अब ये काम कर रहे हैं। 3 इंडियंस को पहली बार यहाँ पर एंट्री मिली है। अभी भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों की एंट्री बैन है, पर नॉमिनेट मेंबर्स में वो जा सकते हैं। ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह ही काम कर रही है। मिनी पार्लियामेंट यानी क्या हुआ, मतलब ये किसी लॉ को बना रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और सबकी सलाह ली जा रही है। तो ये मिनी पार्लियामेंट की तरह ही काम कर रहे हैं। ओके, अब देखो, इसमें एक चेंज ये भी हुआ है 1861 में। 1861 के जो एक्ट में लॉ बनाने की परमिशन दे दी गई है, मतलब अपने तरीके से कानून बनाने की परमिशन दे दी गई है। किसको, तो आपने यदि देखा होगा 1833 का मैंने एक्ट आपको बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल को पूरी तरीके से इन्होंने पावरफुल बनाया था। मतलब गवर्नर जनरल जो है वो अपने निर्णय ले सकता है, और सारे ही जो प्रोविंस थी छोटे छोटे से, जैसे बंगाल हो गया, हमारा बॉम्बे हो गया, तो ये जो है इस पे रूल बनाने का कौन काम कर रहा था, तो गवर्नर जनरल ही इनके लिए रूल्स बनाने का काम कर रहे थे। पर यहाँ पर आके इन्होंने 1861 में लॉ बनाने की परमिशन सभी प्रांत को अपनी अपनी दे दी है कि अपने प्रोविंस के हिसाब से आप अपने रूल्स बना सकते हैं। तो इसमें किस किस को शामिल किया है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इन्होंने कहा है कि बॉम्बे को, मद्रास को, बंगाल को, पंजाब को, नॉर्थ वेस्ट को, तो इन्होंने यहाँ पर इनको शामिल किया है और कहा है कि आप अपने तरीके से रूल बना सकते हैं, अब हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। मेजर चेंजेस यही थे, मैंने आपको बता दिया। नॉमिनेटेड सदस्य आने वाले हैं अब, और इनको अपने अपने पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं, सबको अपने अपने विभाग दे दिए गए हैं। होम मिनिस्ट्री है, मिलिट्री है, ये सब इनको अपने अपने विभाग देके ये अपना अपना काम कर रहे हैं। पर फाइनेंशियल चीज़ों पे अभी भी डिस्कशन चालू नहीं हुआ है। भारतीयों को भी एंट्री मिली है, पर नॉमिनेट सदस्य में। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अभी भी भारतीयों को बैन किया है। ओके, तो यहाँ तक ही क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है? अब फाइनल बात आती है कि आपको यदि ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और कोई भी डाउट है तो मैसेज में या फिर कमेंट में ज़रूर पूछें। ओके, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।